labor patient. So this being at the civil engineering executive offices, these muster rolls and labor patients are still being maintained. So that is why we will discuss those things also. And the service registers and leave records are also maintained at the civil engineering executive offices. The remaining offices like SNT, electrical, and other departments, this part of the work has been taken over and it is being done by the personal branch. And of course, these measurement books are there everywhere. All the executive offices have these measurement books. This is one of the important initial records of the executive office. And a new concept has come, contractors measurement books. सर बीच में हिंदी का भी थोड़ा प्रयोग करते हैं। हाँ जी। तो ये कह रहा था मैं कि जो इनिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इंजीनियरिंग कोड के वॉल्यूम 13 में अवेलेबल हैं। उसमें बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, बट लेकिन आज के दिन जो बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसमें अभी जो मस्टर रोल्स एंड लेबर पे शीट, सर्विस रजिस्टर्स एंड लीव रिकॉर्ड्स, इसको पर्सनल ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है, एक्सेप्ट द सिविल इंजीनियरिंग ऑफिस। सिविल इंजीनियरिंग ऑफिस में EN है, PWA है, ये यहाँ पर अभी मेंटेन हो रहे हैं स्लोली। वो भी फाइनली बहुत सारे चेंजेस हैं पास, सो स्लोली दिस पार्ट ऑफ द वर्क आल्सो मे बी शिफ्टेड। ये भी उधर पर्सनल ब्रांच को शिफ्ट हो सकता है। तो हम लेकिन उसको देखेंगे हम क्या चेक कर सकते हैं मास्टर रूल्स में, अटेंडेंस शीट्स में, सर्विस रजिस्टर्स में, लीव रिकॉर्ड्स में बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेजरमेंट बुक्स। ये तो एवरीबॉडी नोस, these are the books where the measurements of the work done and the supplies made are being recorded, and this is the basis for making the payments, for preparing the bills. So you know that. So what are the checks to be done, what is the test check, and what is the procedure, we'll discuss in coming slides. We also have the contractors measurement books. This is a new concept. Mostly ये ज़्यादा available नहीं है. This is available only in the construction organizations where huge contracts are being taken up. It is this concept of contractors measurement book. हमने देखा है मेजरमेंट बुक तो देखा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स मेजरमेंट बुक भी नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। मतलब मेजरमेंट बुक्स एग्जीक्यूटिव लोग मेंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स मेजरमेंट बुक जो वो भी एग्जीक्यूटिव्स उनको देता है, किनको कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है, जो जिसके कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 20 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ये एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडेड हम अपने टेंडर कंडीशन में उसको इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर्स मेजर करते हैं, ना कि जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स मेजर करते हैं। लेकिन मेजर करते हैं उनके जो फिर उनका एग्जीक्यूटिव होगा, उनका जो इंजीनियर होगा वो मेजर करेगा, लेकिन अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो IOW हैं, SSCs हैं, AEN से, DN से, उनके समक्ष करेगा और लेकिन काम वो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नया दिया गया है, क्योंकि जैसा अब काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स, बेचारे उनको पेमेंट नहीं मिलती टाइम पे, और मेजरमेंट विटनेसिंग के लिए भी हमारे लोग जाते नहीं वहाँ पर बराबर। उनके जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग होते हैं, तो उनका जो काम करने के बावजूद एक महीना रुकना पड़ता है मेजरमेंट्स लेने के लिए। तो बोर्ड ने ये सोचा है कि भाई हम जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ह्यूज पेमेंट इन्वॉल्व होता है, करोड़ों के रुपए का इन्वॉल्व होता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर द एजेंसीज टू वेट फॉर द पेमेंट फॉर द वर्क्स हैविंग ह्यूज वैल्यू। तो वो क्या किए हैं बोर्ड ने, एक कॉन्ट्रैक्टर्स मेजरमेंट बुक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। वो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। उसी तरह और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पे ऑर्डर बुक्स। ये पे ऑर्डर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट्स अ मनी वैल्यू बुक, आपको पता है। सो ये मनी वैल्यू बुक्स को भी बहुत केयरफुली यानी मेंटेन करना पड़ता है। अभी तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए हैं इसमें पे ऑर्डर बुक्स में। नाउ वी कैन नॉट यूज for all payments, where very few payments are being paid through pay orders, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, whenever we go on inspections of the executive office,
हमें वहाँ के एग्रीमेंट्स भी देखना है। ये तो बहुत सारे चीजें हैं, इसमें भी डिटेल्स देखनी है, लेकिन एग्रीमेंट्स, उसका प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद में जो उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, उसका फिजिकल प्रोग्रेस है, हमें उसको चेक करना है। क्योंकि एक बार एग्रीमेंट हो जाता है तो दी एग्जीक्यूटिव्स विल रिलैक्स, उनको उनको ये they are not very concerned about the procedure, they are not very concerned about the correspondence. हमें रेगुलरली द कॉन्ट्रैक्टर से करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, और वो करस्पॉन्डेंस इज वेरी वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न। क्योंकि अगर कुछ लैप्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से और द कॉन्ट्रैक्टर से लैप्स होता है, तो एक करस्पॉन्डेंस जो हम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इन केस ऑफ आर्बिट्रेशंस, इन केस ऑफ कोर्ट केसेस। तो इसलिए हमें प्रोग्रेस जैसे जैसे अपना हमारा जो पीरियड ऑफ कंप्लीशन है और जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसको मैच करते हुए, अगर फिजिकल प्रोग्रेस बराबर होता नहीं है तो देन वी विल हैव टू राइट टू दी कॉन्ट्रैक्टर सेइंग दैट भाई आपका जो पीरियड ऑफ कंप्लीशन है 3 महीने, लेकिन अभी 2 महीने हो गए आपने काम शुरू नहीं किया है, अगर आप इमीडिएटली काम नहीं शुरू करते हैं तो देन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ सकता है एट द रिस्क एंड कॉस्ट। हमें इसको एक नोटिस देनी पड़ती है। वो नोटिस, ये सभी नोटिसेस एग्जीक्यूटिव ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पीरियड ऑफ कंप्लीशन 3 महीने खत्म हो जाता है, जब उठ जाते हैं हम लोग, जब नींद से उठ जाते हैं, अब जब देखते हैं कि भैया इसको कुछ करना चाहिए, एक बार करेंसी हो जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते एट द रिस्क एंड कॉस्ट, अनलेस आपने उसको कुछ नोटिस दिया हो, अनलेस आपने उसको कुछ लिखा हो, अनलेस आपने उसको कुछ रिमाइंड किया हो। ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अग्रीमेंट्स को भी हमें चेक करना है। राम कर दीजिए ना, राम प्लीज ऑडियो। राम दौड़मनी ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स को भी देखना है। उसके बाद में एग्जीक्यूशन, जो फिजिकल प्रोग्रेस है हुआ है, उसका फिजिकल एग्जीक्यूशन का भी हम एग्जामिन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से। और सप्लाई ऑफ मटेरियल, परचेज ऑर्डर्स होते हैं, सप्लाई मटेरियल नहीं होता है, तो इसको भी हम मॉनिटर करना पड़ता है। सो इन चीज़ों को हमें एग्जामिन करना है, परचेज ऑर्डर बुक्स और एग्रीमेंट बुक्स, ये सब एग्रीमेंट फाइल्स इटसेल्फ। और कहीं कहीं स्टोर्स होते हैं तो DMTR भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल रिकॉर्ड, ये अवेलेबल नहीं है इसमें आपके जो इनिशियल रिकॉर्ड्स में, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एज आई सेड इट इज नॉट अवेलेबल इन आवर इनिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जो यूनिक कोड में है ये, बट ये अपने स्टोर्स कोड में, स्टोर्स मैटर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एग्जामिन करना है। उसके बाद इम्प्रेस्ड कैश, आजकल इम्प्रेस्ड कैश अवेलेबल नहीं है एग्जीक्यूटिव्स के पास, उनको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है अपने इम्प्रेस्ड कैश के लिए, वो ATM से ड्रा करते हैं कब जब, बट लेकिन हमें इम्प्रेस्ड कैश का अकाउंट भी चेक करना पड़ता है। सो दीज आर द बेसिक रिकॉर्ड्स वी मस्ट इंस्पेक्ट ड्यूरिंग आवर इंस्पेक्शंस। तो पहले हम देखते हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, इनिशियल चेकिंग ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड्स के जनरल प्रिंसिपल्स। हमने ऑल इनिशियल रिकॉर्ड्स हमने तो एक लिस्ट आउट किया है, लेकिन आपको लगता है कि भाई हम इसको देख सकते हैं, इट हैज सम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इट हैज सम मेंटेनेंस एस्पेक्ट, जो प्रोसीजरल लैप्स हो रहा है, तो आप हर चीज देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो भी लिस्ट आउट किए हैं इसी को देखेंगे, आप अपने पास बुक्स देख सकते हैं, आप whatever you see, suppose if you are saying it is you are an inspector, suppose if you are seeing something wrong going on, so that also you can check. Not only you cannot limit it to only to your the field, आप उससे भी ज़्यादा, because you are empowered, you are an accounts officer, you are empowered to do any check on the executive office as far as it is confidential matter में नहीं जाएंगे, but बाकी के सभी matters में जो accounts matters हैं, जो procedural matters हैं, उसको हम देखेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? ऑल इनिशियल रिकॉर्ड्स
whether of open line or construction organization should be checked to see क्या क्या, ये तो ये मेन पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसके हिसाब से आपने you can have the inspection of the various records। तो क्या देखेंगे हम, that they have been prepared and maintained in the prescribed form। एक इंपॉर्टेंस है। So all these initial records we must see that they are prepared in a prescribed form। ऐसा नहीं कि एक रफ नोट बना दिया भाई यही हमारा फील्ड बुक है, यही हमारा परचेज ऑर्डर बुक है, यही हमारा अग्रीमेंट बुक है, ऐसा नहीं होता। So it has to be maintained in the prescribed format and as per the procedure stipulated। जो भी प्रोसीजर स्टिपुलेटेड है, आपके जो पीसी है, वो आपके जो पीएचडी है उन्होंने दिया है कुछ प्रोसीजर, अकाउंट्स वाले ने कुछ सजेस्ट किया है, कोड्स में लिखा हुआ है, मैनुअल्स में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका जो भी इनिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना है। एंड दे आर अर्थमेटिकली करेक्ट, इसको भी देखना है हमें कि भाई आप जो मेंटेन करें वो अर्थमेटिकली करेक्ट है नहीं है, और उसमें जो कंटेंट्स हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है। सो दीज आर दी पॉइंट्स, so that they have been prepared and maintained in the prescribed format, procedure stipulated as per the procedures stipulated, and they are arithmetically correct and factually correct। The contents are also factually correct। उसके बाद देखते हैं हम that the expenditure recorded, जो भी expenditure record हुआ है, जो भी process हुआ है for payment, it has the sanction of competent authority as a special case or a general। स्पेशल केस कभी स्पेशल इंटरेस्ट सैंक्शन हो जाता है, कभी स्पेशल वर्क ऑर्डर इशू हो जाता है, तो उसका भी सैंक्शन होना चाहिए, जनरल भी सैंक्शन होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी सम सैंक्शन। व्हाटएवर वी सी, हम पूछ सकते हैं कि इसका सैंक्शन कहाँ है, इसका अप्रूवल कहाँ है, इसका कंकरेंस कहाँ है। सो दीज थिंग्स वी कैन आस्क। इफ दे गिव यू, वी कैन आस्क सम मोर रिकॉर्ड्स। सपोज इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स, हम उसको बोलेंगे, उसके बॉस को, एएन को बोलेंगे, डीएन को बोलेंगे, सर आई हैव आस्क्ड दिस रिकॉर्ड बट ड्यूरिंग आवर इंस्पेक्शन दे कुड नॉट प्रोड्यूस दिस रिकॉर्ड। सो दैट आल्सो कैन बी एन ऑब्जेक्शन फॉर यू। ऐसा नहीं कि आप रीजनेबल मांगना है, जो भी रिकॉर्ड है तो आज सर आज नहीं और फील्ड पे गया है, हम आपको कल परसों देंगे, ठीक है, कल परसों तो देना जरूरी है। अगर मानते हैं आपको कुछ लगता है कि भाई जो फील्ड में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो यू कैन इवन गो टू द फील्ड। नॉट ओनली योर इंस्पेक्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द ऑफिस। भाई आप जब आप इंस्पेक्शन पे जाते हैं, सो यू आर नॉट ओनली एन इंस्पेक्शन ऑफिशियल, यू आर आल्सो ए गाइड टू देम। और इसके अलावा आपको जानकारी मिलेगी, आप उससे अच्छा बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, तो आपको समझाएगा सर ये ऐसा चीज है, ऐसी चीज है, ऐसा होता है। सो एवरी अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट सेक्शन ऑफिसर, यू मस्ट आल्सो नो दी टेक्निकल बिट, नॉट वेरी डिटेल। उसको अर्थवर्क क्या है, अर्थवर्किंग एम्बैंकमेंट क्या है, अर्थवर्किंग कटिंग क्या है, क्रॉस सेक्शंस क्या है, ये सभी चीजें आपको जानकारी हो सकती है वहां जाने के बाद। अब जो भी ऑफिशियल्स हैं वो पहले क्वेश्चंस करते हैं, उसी पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। उसी तरह आप भी आप ये करिए, सर मैं इंस्पेक्शन के तौर पे नहीं आया हूँ, आई हैव कम हियर टू लर्न एंड आल्सो टू गाइड यू। भाई हम सीखेंगे भी और आपको गाइड भी करेंगे। सो आपका जो इंस्पेक्शन होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर इंस्पेक्शन, आप उसको ऐसा एक इंप्रेशन देना चाहिए कि भाई सही भी ये जो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स हैं वो हमारे गाइड थे, क्योंकि इनके पास जो भी स्टाफ वर्क, हमारे जो अकाउंट स्टाफ है, हमारे जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर मोर नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देन द एग्जीक्यूटिव। ये आप ध्यान में रखिए। यू आर आपको ज्यादा मालूम है, आपने एग्जाम्स लिखे हैं, आपके पास कोड्स एंड मैनुअल्स हैं, आप पढ़ते हैं उसको, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आपके जो एक्सटेंड ऑर्डर्स आते हैं बोर्ड से, उसको पढ़ते हैं, आपको एसओपी मालूम है, शेड्यूल ऑफ पावर्स मालूम है, हु इज कॉम्पिटेंट मालूम है, व्हाट इज द प्रोसीजर क्या है ये भी मालूम है आपको। तो वो ये जानते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको जाएं और उनको गाइड भी करें। हम देखेंगे कि कुछ सर्विस रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और कुछ लीव रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, उनको पता नहीं है कि लीव कितने दिन में एक एलएपी दी जाती है, कितने दिन में एक एलएचपी दी जाती है, तो लोग गलत करते हैं। तो उसको समझाना, भाई दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर, दिस हैज टू बी डन लाइक दिस। अगर मान लो अगर बहुत सारा ही गलती हुई है तो आप इसको ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गलतियां हैं उनको आपको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे फिर वो सही करेंगे। सर
So you are not only an inspecting official, you are also a guide. ठीक है, तो अभी जो भी सैंक्शन वो लोग, मान लो एक सैंक्शन लेते हैं कि दूसरा आइटम इस्तेमाल करके सैंक्शन लेते हैं, उनको समझाने में दिस नॉट द करेक्ट आइटम, सो द करेक्ट आइटम फॉर ऑब्टेनिंग सैंक्शन इन दिस रेस्पेक्ट इज दिस. तो आप यू आर ए गाइड. ठीक है, तो और आपको क्या भी देखना है, दैट द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हैज बीन इनकर्ड बाय एन ऑफिसर कॉम्पिटेंट. जो एएन करना है उसको करना है, जो एई करना है उसको करना है, जो आपका एसी है उसको जो करना है वो करना है, लेकिन जो एएन का काम है एसी नहीं कर सकता है. सो लाइक दिस यू मस्ट सी that the expenditure on any transaction do not involve any breach of any canons of financial propriety. आपको मालूम है canons of financial propriety, तो आपको हर चीज इस नजर से देखना चाहिए कि भाई कहीं इसमें canons of financial propriety के लाभ तो हुआ नहीं है, breach तो हुआ नहीं है, इसको देखना है. ठीक है, so that the expenditure recorded is covered by provision in the sanction budget. आपने कुछ expenditure incur किया है, आपने एक एम एडजस्टमेंट मेमो रेज किया है, आपने एक बिल प्रोसेस किया है, तो आपको जो एग्जीक्यूटिव है ही हैज टू एंश्योर दैट इट इज कवर्ड बाय ए सैंक्शन एस्टिमेट, सैंक्शन प्रपोजल एंड इट हैज एडिक्वेट बजट. आपको ये बजट कहाँ देखेंगे, आपको एक लायबिलिटी रजिस्टर है, इट इज कॉल्ड ए लायबिलिटी रजिस्टर व्हिच वाज देयर इनिशियली इन द इंजीनियरिंग कोड. उसके बाद में वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन it's a good book actually. I don't know why the liability register has been deleted from the engineering code. आपका अगर आप 1950 एडिशन देखेंगे तो उसमें liability register का फॉर्मेट भी है. उसमें सिंपल कुछ नहीं है, वो आपके क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, आपका ग्रांट कितना है, आपने ये साल कितने बिल्स भेजे हैं, कितने एडजस्टमेंट भेजे हैं, कितना बैलेंस है. इट इज एक लेजर, ये लेखा जोखा है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का, आपके फाइनेंशियल पेमेंट्स का. अगर ये सिंगल बुक अगर आप उसको इंसिस्ट करेंगे सर आप इसमें तो नहीं है, लेकिन आप एक लायबिलिटी रजिस्टर आप उसके फॉर्मेट दिखा दीजिए लायबिलिटी रजिस्टर का, तो लेट हिम मेंटेन दैट. तो अगर लायबिलिटी रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो ये सभी चीजें देख पाएंगे, वो बजट है नहीं है, सैंक्शन एस्टिमेट है नहीं, ये चीजें. उसके बाद में हर सैंक्शन एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट, हम बजट प्रोविजन हम वहाँ भी देखते हैं, हेडक्वार्टर्स में, डिविजन में, फाइनेंस सेक्शन में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई आपका व्हाट इज योर ग्रांट एंड व्हाट आर योर कमिटमेंट्स, आप भी देख सकते हैं वहाँ पर. सो उसके बाद फाइनली दैट द चार्ज इज करेक्टली क्लासिफिकेशन. करेक्ट क्लासिफिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार ये लोग इनिशियली क्लासिफाई कर देते हैं एक्सपेंडिचर को, वो सीधा जाता है आईपास में. उसके बाद में आईपास में भी आप हमारे जो अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है देखने के लिए, तो आपको देखना चाहिए, टाइम निकाल के देखना चाहिए. अगर नहीं देख पाए तो ऐसे जब इंस्पेक्शन पे जाते हैं हम, तो जब आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर जो करेक्टली क्लासिफिकेशन है, अगर नहीं है तो उनको समझाना चाहिए भाई दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर, जो क्लासिफिकेशन इसका ये रहना चाहिए. तो उनको गाइड भी करिए. अगर मान लो कुछ ज्यादा ही मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है, उनको फिर ऑब्जेक्शन मिल लीजिए आप. अगर कुछ एक्सपेंडिचर डिबेटेबल है, अगर मेजरमेंट पे डिबेटेबल है और द कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूजिंग, तो उन चीजों को आप कहीं रिकॉर्ड करके रखना चाहिए ताकि इट इज फाइनली सेटल. और किसी अमाउंट को रिकवर करना है किसी के पास, एम्प्लॉय के पास और कॉन्ट्रैक्टर के पास, उसको भी एक रजिस्टर में एंट्री करके रखना चाहिए इनिशियल रिकॉर्ड में. सो दीज आर द बेसिक चेक्स, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर चेकिंग ऑफ एनी बुक इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस. चलो हम देखते हैं अभी मास्टर रोल्स एंड लीव रिकॉर्ड्स. जैसे कि आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर दैट now master rules and the leave records are maintained only in the field executives like civil engineering executive, PW है, AN ऑफिस है, IOW है, जहाँ पर ज्यादा लेबर हैं वहाँ पर होता है. बाकी के छोटे छोटे ऑफिस के जो मास्टर रोल्स एंड लीव रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस तो मेंटेन होता है. अटेंडेंस मेंटेन होने के बाद अटेंडेंस विल बी सेंट टू द पर्सनल ऑफिस, तो वहाँ पर पर्सनल ऑफिस में इसको कंसोलिडेट करते हैं वहाँ पर. तो जब कभी आप इंस्पेक्शन करते हैं, अगर मान लो किसी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखती है अटेंडेंस में या मास्टर रोल्स में, तो उस डॉक्यूमेंट को लेके आप पर्सनल ऑफिस भी जाइए और वहां पर भी चेक करिए. ये नई बात आपको मैं मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग
So you must also see the correctness of these entries and records at the senior DPO office also, क्योंकि हम सीनियर DPO ऑफिस को जाते नहीं इंस्पेक्शन के लिए, जनरली नहीं जाते हैं, गए तो भी बहुत बड़ा ऑफिस होता है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो जब कभी आप एग्जीक्यूटिव ऑफिस इंस्पेक्शन करते हैं तो वहां पर आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि अगर कुछ लीव रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ है, मस्टर रोल्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ इंक्रीमेंट में गड़बड़ है, एब्सेंट विदाउट है, इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप क्रॉस चेक करिए पर्सनल ऑफिस में, आपको बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अगर आप इंस्पेक्शन सेक्शन में हैं तो आप क्रॉस चेकिंग का कॉन्सेप्ट भी रख लीजिए, यहाँ पर चेक करिए और उसका क्रॉस रेफरेंस वो बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे Hello. Yes, sir. Now it has come. Okay. Okay. Yes, sir. You are audible and PPT is visible. Thank you. Please, sir. Please. Thank you. Thanks. So I was discussing that the inspection should not end with the executive office. Whatever records which are not available there, they will certainly say that these records are not, the leave records are maintained there. We are only taking the attendance. So you take this attendance and then go to AE office. Then वहाँ पर उसको क्रॉस चेक करिए, अगर वहाँ से कुछ डिटेल्स नहीं मिलते हैं तो पे शीट में कुछ होगा वहाँ पर पर्सनल ऑफिस में, सो वहाँ पर भी जाइए। सो योर इंस्पेक्शन शुड नॉट एंड ओनली विद द एग्जीक्यूटिव ऑफिस, इट शुड स्ट्रेच up to the concerned items, up to the EN office and also the senior DPO office. So please note that. तो हम मस्टर रोल्स देखेंगे तो टाइडी एक्चुअली क्या है, मस्टर रोल्स एकदम रफ, यानी इट शुड बी टाइडी होना चाहिए, टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, मेंटेनेंस ये मेंटेन देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि वो उसमें से फट जा रहे हैं, पेपर्स निकल जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नहीं, दिस इज नॉट द वे ऑफ मेंटेनिंग, सो इट हैज टू बी टैम्पर प्रूफ, द मेंटेनेंस हैज टू बी टैम्पर प्रूफ। So you must tell the officer, the subordinate officer concerned there. So ये ऐसा, it should not be like this and it should be like that. अगर वो करते हैं, आपको satisfied लेवल पे करते हैं तो ठीक है, otherwise you can make a mention in your inspection report that yes, so and so and a sample check of the leave records and a sample check of the, so it is seen that they are very loosely maintained and they are not tamper proof. आप एक इंस्पेक्शन में एक आइटम रख सकते हैं। और जो अटेंडेंस है वो रजिस्टर्स भी सही तरह मेंटेन होना चाहिए, और जो अटेंडेंस है कभी कभी सबऑर्डिनेट मार्क करते हैं अटेंडेंस, कहीं कहीं वो लोग साइन भी करते हैं, छोटे छोटे ऑफिसेस में दी लेबर विल साइन देयर, द लेबर यानी ग्रुप डी स्टाफ, जो गैंग स्टाफ है स्ट्रेंथ होते हैं, वो लोग साइन करते हैं, कोई कहीं एसएससी उनको मार्क करता है, प्रेजेंट एब्सेंट। So whatever way of the attendance, it has to be accounted for, and leave be proper leave also should be marked. हम देखा है कि कई इंस्पेक्शंस में एक जनरल एक टेंडेंसी होती है, लोग एब्सेंट विदाउट, जब वो लोग रेगुलराइज हो जाते हैं गैंग्स, वो उनको मतलब ड्यू टू वेरियस रीजंस वो एब्सेंट हो जाते हैं, महीनों तक नहीं आते। लेकिन हमने ये भी देखा है, वो सपोज इफ ही इज एब्सेंट फॉर मोर देन ए मंथ, तो उसको इंक्रीमेंट बराबर दिया जाता है, और उसका जो लीव क्रेडिटिंग है वो बराबर 1 जनवरी को, 1 जुलाई को बराबर 15 डेज 20 डेज दिया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर जो भी क्रेडिटिंग ऑफ लीव जो भी है, लीव एंड इंक्रीमेंट जो भी है, इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू योर अटेंडेंस। सपोज अगर फुल अटेंडेंस है
विदाउट एनी पे नहीं, विदाउट पे नहीं है, so then we can give full leave crediting and also the increment. Otherwise the increment has to be postponed, the leave has to be cut, credited. तो अपडेटिंग पीरियडिकल वेरिफिकेशन अटेस्टेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप मार्क करते जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है उसको। लास्ट प्रीवियस इंस्पेक्शन जो भी करते हैं उसको वेरीफाइड स्टैम्प यानी सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग करते नहीं जाके, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। 1-2 दिन के लिए जाते हैं, उनके पास 100 रिकॉर्ड्स होते हैं। कभी कभी ऑडिट वाले आके करते हैं, लेकिन अकाउंट्स के इंस्पेक्शन में वो नहीं करते हैं। तो आप सैंपल करिए, आप देखिए कौन बंदा रेगुलर एब्सेंट रह रहा है, कौन बंदा उसको हैबिचुअल एब्सेंटी है, उसके रिकॉर्ड देखिए, उस पर जरूर साइन करिए उसको रिकॉर्ड करके, क्योंकि ताकि वो टाइम पर ना हो। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो रेगुलर हो जाएगा, वहां पर ही रेगुलराइज कर देंगे, वहां पर वो लोग फिर से एक बना देंगे, अटेंडेंस दे देंगे इस पे, फिर वो रेगुलराइज हो जाएगा। तो इसीलिए whenever you get an opportunity, you must make an endorsement there and you must make a mention in your report also कि इसका ऐसा था, इसका डिस्क्रिपेंसी थी, इसका इंक्रीमेंट ये पोस्टपोन नहीं हुआ है, इसका जो लीव इनकरेक्ट क्रिएटिंग हो रहा है, इसको 8 दिन देना चाहिए या 15 दिन दिए, ये सब भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी लीव अगर प्रोसेस है अपलोडिंग डाटा इन HRMS अगर है एज पर दी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी HRMS में इनको अपलोड करना है, तो हुआ नहीं, ये भी आपको देखना है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद so you don't have any physical records, everything is available on HRMS, even the leave attendance नहीं तो लीव उसमें HRMS में अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो ये भी हमें देखना है कि भाई HRMS के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डिपेंडिंग ऑन दी उसके रेलवे अभी डिवीजन में अलग अलग किस्म के टारगेट्स होते हैं, अलग अलग किस्म के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपलोडिंग ऑफ डाटा इन HRMS को इंश्योर करना है। और एब्सेंस विदाउट पे LWP में ऑलरेडी बात किया हूँ, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। कंटिन्यूस एब्सेंस है तो उसका इंक्रीमेंट मोर देन 1 मंथ है तो इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएगा। अगर महीने में उसके कम से कम 10 दिन ऐसा है तो उसका जो एक LAP कट हो जाएगा, 11 दिन के लिए एक LAP कट हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्शन। और फिर से कह रहा हूँ मैं कि आपका जो इंस्पेक्शन शुड नॉट एंड ओनली विद द एग्जीक्यूटिव ऑफिस, you should cross check in the AN office, you should cross check in the personal office also। ठीक है, द करेक्टनेस ऑफ द क्रेडिटिंग एप्लीकेबल, ये भी होता है कि कैलकुलेशन में वो लोग क्रेडिट तो दे देते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, तो वो भी आप सैंपल देखेंगे। अगर थोड़े हैं, 50 है, 25 हैं, तो आप फुल चेक करेंगे। अगर 100 हैं, सैकड़ों हैं, तो आप प्रोपोर्शनेट देखेंगे कि सैंपल देख लेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं इरेगुलर ऑपरेशन ऑफ पोस्ट भी होते हैं, मतलब आपका सैंक्शन कितना है। उसके बाद एक्सेस ऑपरेशन भी होता है, इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है 100, लेकिन एक्सेस ऑपरेशन 120। इसके बारे में आपको वेरी वेरी पर्टिकुलर होना चाहिए। जो अनसैंक्शन पोस्ट है, इसके बारे में आपको पैरा लिखना ही है, और पैरा लिखना ही नहीं है, उसको मॉनिटर भी करना है कि भाई इतने पोस्ट है, फिर इसको रेगुलराइज करो और इसको ट्रांसफर करो, सरेंडर करो। इन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना है। अभी एक्चुअली जो अनसैंक्शन पोस्ट होते हैं, जो वर्क चार्ज पोस्ट होते हैं, वो थोड़ा हायर लेवल ऑफिस में होते हैं, जैसे कि CNDN ऑफिस और AN ऑफिस में। बाकी के जो यहाँ पर होते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट रेवेन्यू पोस्ट होते हैं, उसमें भी दूसरे यूनिट में कम होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए एक रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मर्जी में हम ऑपरेट का आपका बुक ऑफ सैंक्शन इतना है, लेकिन आप ऑपरेट उससे ज़्यादा कर रहे हैं। वैकेंसीज होते हैं, तो उसकी वो वैकेंसीज के एक्सटेंड टू द एक्सटेंट ऑफ वैकेंसीज वी आर आउटसोर्स कर रहे हैं हम। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हम ये देखना है कि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अग्रीड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वैकेंसीज, और आपके NCNTM नाम से है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अनसैंक्शन पोस्ट को हमें अपडेट करेंगे और उसको अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे।
उसके बाद मास्टर रोल्स का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हम सर्विस रजिस्टर्स। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। प्रॉपर एंड टाइडी मेंटेनेंस, अपडेटिंग ऑफ एंट्रीज एंड पीरियोडिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए इसमें। सर्विस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, अटेस्टेशन भी होना। जब कभी इंक्रीमेंट होता है, जब कभी प्रमोशन फिक्सेशन होता है, उसमें अटेस्टेशन होना चाहिए। कभी ऑल जो इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, एंट्रीज एंड अदर पे रिलेटेड एंट्रीज, सर्विस रिलेटेड एंट्रीज को एंट्री होना है और उसका अटेस्टेशन भी होना है। अगर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होता है तो पोस्टपोनमेंट ऑफ इंक्रीमेंट ड्यू टू एब्सेंस विदाउट पे, इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। एंट्रीज रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड एब्सेंस, अनऑथराइज्ड एब्सेंस का एंट्री भी इसमें होना चाहिए लीव चार्ट्स में। उसमें हम उसके अगर ज्यादा है तो हम उसको एसआर में एंट्री कर सकते हैं। इसको ब्रेक इन सर्विस, पेनाल्टीज, इन सभी चीजों का एंट्री होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ये हम देखते हैं क्योंकि हम कभी इंस्पेक्शन जाते हैं तो देखते हैं कि जो एसआर है 2 साल पहले का है एंट्री, उसके बाद में एंट्री नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज ऑब्जेक्शनेबल। तो उसको हम उसको देखेंगे कि भाई ये रजिस्टर्स हैं, इसमें अपडेट नहीं हुआ है तो इसको अपडेट करिए और हमें फिर उसका फीडबैक दीजिए। हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब इश्यू करते हैं तो उसका फीडबैक भी मांगेंगे और बाद बीच में अब एक चक्कर भी लगाइए और एक इंस्पेक्शन डालिए कि भाई हमने 3 महीने पहले आपका ऑफिस इंस्पेक्शन किया था, ये डिस्क्रिपेंसीज नोटिस किए थे, आपने इसको क्या किया। बीच में भी कर सकते हैं, वी कैन हैव अ प्लान आल्सो। जब आप काम करना चाहते हैं, नोबडी विल स्टॉप यू, नो ऑफिसर विल स्टॉप यू। सर ये चीजें हमने नोटिस की थी, हमने इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया है, लेकिन वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया, हम फिर और एक बार चेक करते हैं, जाके आइए, नोबडी विल स्टॉप यू। तो ये चीजें हैं सर्विस रजिस्टर्स के। उसके बाद में हम लीव रिकॉर्ड्स, जो सर्विस रजिस्टर्स, ये 2 चीजों के बाद हम देखते हैं मेजरमेंट बुक्स। मेजरमेंट बुक्स आपको जनरली यही ऑफिस में मिलती है, एएन ऑफिस में मिलते हैं, एएन ऑफिस और यही ऑफिस इसमें मिलते हैं। कभी कभी इनके पास भी होते हैं, एसएससी के पास, क्योंकि उनको भी रिकॉर्ड करना होता है मेजरमेंट्स। तो व्हाट इज द मेजरमेंट बुक? Measurement book is an important document in the field executive offices, which is used for recording the measurements or recording the details of the supply of stores, so that we can make it. So based on the measurements recorded in the measurement book, the payment is arranged either for execution of a work or for supply of material. Material supply होने दो या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होने दो, इसका जो मेजरमेंट है मेजरमेंट बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस बेसिस पे हम पेमेंट देते हैं। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और ये मेजरमेंट बुक ये एक बार बुक खत्म होने के बाद, पेजेस खत्म होने के बाद इसको 10 साल प्रिजर्व करना है, 10 years. So it is an important document. It has to be maintained very cautiously and in the lock and key of the officer in charge. ये सबको it is not kept open. तो हम जब कभी इंस्पेक्शन करते हैं तो उनसे पूछेंगे, सर ये हमें थोड़ा मेजरमेंट बुक का भी हम चेक करना है, तो देंगे भाई इतने मेजरमेंट बुक से, ये मेजरमेंट बुक का मूवमेंट रजिस्टर है, तो मूवमेंट रजिस्टर से हम मेजरमेंट बुक को चेक करें। The measurement books should be considered as very important document. All the measurements belonging to a division, all the measurement books belong to the division should be numbered serially. एक डिवीजन का एक सीरियल नंबर होना चाहिए। And a movement register has to be maintained. This is very important. आपके पास 50 मेजरमेंट बुक्स हैं, सो 50 आपको जो अलॉट किए गए 50 मेजरमेंट बुक्स, तो उसमें आपने कितने इशू किए हैं, किन किन को इशू किए हैं, किन ऑफिसर्स को इशू किए हैं, और कितने वापस आए हैं, और कितने आपके पास प्लेन बुक्स अवेलेबल है, ये सब चीजें आपको एक मूवमेंट रजिस्टर ऑफ दी मेजरमेंट बुक्स रहता है, उसे 100% चेक करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि मेजरमेंट बुक्स गायब हो जाते हैं, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं कि मेजरमेंट बुक का भी एक रिकॉर्ड होता है, इसको भी देखना है। मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, या ऑलरेडी हमारे जो एक बंदा होता है उधर डीए वो चेक कर लेता है, और जब बिल पास होती है जब भी चेक करते हैं। लेकिन थोड़े और पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, हम क्या देखना है ड्यूरिंग मेजरमेंट्स। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज द मूवमेंट रजिस्टर ऑफ द मेजरमेंट बुक्स। उसमें इट हैज टू बी मेंटेन डिवीजन वाइज। सो उसमें होगा द सीरियल नंबर ऑफ ईच बुक, द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन टू whom इट इज इशूड, किसको इशू किया गया है, किस दिन इशू किया गया है, और किस दिन रिटर्न आई है बुक, सो दैट द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ द डिविजनल ऑफिस
जो मेजरमेंट बुक्स इज वास्ट। आपका जो डिविजनल ऑफिस के 100 बुक्स हैं, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए पूरा रिकॉर्ड। इसमें सर हमने 25 इशू किया है एसएससी को, 25 इसको इशू किया है, वो 25 में से वापस आए हैं इतने वापस। सो यू शुड हैव दी बैलेंस। आपको नीचे लेखा जोखा होना चाहिए जो भी आपके मेजरमेंट बुक्स है, कहाँ कहाँ है, कितने वापस आए हैं, कितने खत्म हो गए हैं। एक बंडल बना के 100 में से हमने 50 इस्तेमाल हो गए, 50 रिटर्न आ गए, तो बंडल बना के यूज्ड बुक्स, तो उसको यूज्ड बुक्स को भी देखिए कि भाई प्रॉपरली पूरा कुछ कहीं पेजेस लेफ्ट ओवर तो नहीं है किसी में, कहीं उसमें भी आपको अगर बंडल बना के हैं तो बंडल भी खोल के देखिए, सैम्पल चेक कर लीजिए किस तरह वो इस्तेमाल किए गए हैं, और कुछ उसमें एंट्रीज वो सभी आपको देख सकते हैं। ये स्मॉल रजिस्टर, ये सिमिलर रजिस्टर शुड आल्सो मेंटेन सब डिविजनल ऑफिस। यही ऑफिस में भी होगा और यही ऑफिस में भी होगा, जो एसएससी ऑफिस में भी होगा, तो वहां पर भी सिमिलर डिटेल्स होंगे उसके। Books no longer renewed should be withdrawn promptly even though they are not complete return। अगर मान लो complete return भी नहीं हुआ है तो उसको वापस देना चाहिए कि उसको no more it is। So those books can be used for other works। 100 पेजेस में से 75 पेजेस इस्तेमाल, 25 पेजेस लेफ्ट ओवर है, तो वहां तक फिर हम दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इवेंचुअल रिटर्न ऑफ ऑल मेजरमेंट, इवेंचुअल लास्ट में जो रिटर्न ऑफ मेजर बुक शुड बी इंसिस्ट अपना, हमें इंसिस्ट करना है कि भाई पूरे जो बुक्स इश्यू किए गए हैं उसको वापस आना है। दे शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर 10 years, 10 years को उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग आपने देखा, मेंटेनेंस ऑफ मेजरमेंट बुक्स। मान लो एक मेजरमेंट बुक्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, अब तो मेरे ख्याल से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर रहा तो इसमें से कौन से भी आ सकते हैं। उसमें पूछा गया फॉर हाउ मेनी डेज द मेजरमेंट बुक टू बी प्रिजर्व्ड, whether the partially used MBs to be used for further works। yes, so इस तरह इसी में से हम आपको क्वेश्चंस बने जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। मान लो अभी जो इनिशियल रिगार्ड्स का है इसमें से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। मतलब क्या है, so you must be aware whether it is objective type, whether it is subjective type, so all these things will be covered here। so all measurement except earthwork cross sections, जो earthwork cross sections होते हैं, जो earthwork यानी कटिंग एम्बैंकमेंट, उसके अतिरिक्त सभी वर्क्स के मेजरमेंट्स हमें मेजरमेंट बुक्स में अवेलेबल होते हैं। दूसरे और थोड़े एग्जाम्पशन है, उसको भी देखते हैं। For large works, a separate measurement book may be set apart। एक लार्ज वर्क है, लार्ज मतलब 20 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, उसको एक सेपरेट बुक रखी है, उस पर लिखिए कि ये नेम ऑफ वर्क है। उसमें जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं होता, सभी उस वर्क के जो मेजरमेंट्स है फॉर द वर्क डन, जो भी काम हुआ है उस वर्क में, मेजर वर्क में, उसके मेजरमेंट्स पूरी एक ही बुक में लिखी है। अगर छोटे छोटे वर्क्स हैं तो एक मेजरमेंट बुक 2-3 वर्क्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस, आप मेंटेन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, अप टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिस। हम उसमें उसको आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हम यही केवल आर्गुमेंट करेंगे कि यही इंश्योर करेंगे कि they are properly maintained, a proper movement register is maintained for the measurement books। तो each set of measurement should commence with entries। इसमें entries क्या क्या होनी चाहिए? full name of work as given in the estimate, जो टेंडर में जो एस्टिमेट में जो full name of work है, situation of the work, कहाँ पर वर्क हो रहा है, name of the contract, एजेंसी का नाम क्या है, नंबर, डेट ऑफ अग्रीमेंट एंटर्ड विद कॉन्ट्रैक्टर, और आप उसको ड्यू डेट भी लिखिए उसमें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट भी लिखिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन आल्सो बी रिटन। अभी जो कोड में लिखा हुआ है यही नहीं, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखिए। और वर्क ऑर्डर इशूड इन हिज फेवर, किसका वर्क ऑर्डर है वो भी लिखिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब होना है, उसका कंप्लीशन कब होना है, एंड डेट ऑफ मेजरमेंट, ये सभी चीजें आपको स्टार्टिंग में लिखनी होगी। उसके बाद पूरे अग्रीमेंट क्वांटिटी इतना है, कितना ऑलरेडी काम हो चुका है, कितना बिल हो चुका है, अभी जो मेजरमेंट क्या है, और बैलेंस कितना करना है। these are the comments, these are the columns wherein we have to record the measurements। In case of material supplied, name of the supplier, purpose of the supply, number and date of the agreement,
विद द सप्लायर एंड द ऑर्डर ऑफ सप्लाई, ये सभी चीजें इनके हिसाब से परचेज ऑर्डर, ऊपर का जो है अग्रीमेंट है, दूसरा है परचेज ऑर्डर। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट, सप्लाई, ये सभी चीजें इसमें अवेलेबल होना चाहिए। एंड शुड एंड विद द डिटेल्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, सब होने के बाद मेजरमेंट कौन कर रहा है, उसका डेसिग्नेशन क्या है, वो भी इसमें होना चाहिए। उसके बाद में फिर टेस्ट चेक करेगा somebody, so all these things there has to be there. और क्या देखना चाहिए हमें इसमें मेजरमेंट बुक्स में? The executive should ensure that the pages of the book should be machine numbered. ऐसा नहीं कि एक मैनुअल नंबरिंग नहीं है, ये मशीन नंबर है 1 to 100, 1 to 50, उस मशीन नंबर होना चाहिए। और उसमें no page should have any, क्या बोल रहे हैं, इसमें erased defaced एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। should not have any entry be erased, defaced or so as to be illegible, यानी क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, मेटने नहीं होने चाहिए, उस पर रबर से मेट के फिर से लिखना, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ एंट्री गलत होगी तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, अटेस्ट कर देंगे, फिर से फ्रेश एंट्री करना चाहिए। If a mistake be made, it should be corrected by crossing out the incorrect word in word or figures and rewriting the correct words in or figures, and the correction thus made should be initialed and attested. Attestation करना चाहिए। The entries be made directly in the measurement books, और ऐसा होता है कि मेजरमेंट बुक का मतलब है हम जो भी काम होता है फील्ड में, वो काम का मेजरमेंट इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेजरमेंट बुक हम साइड पे ले जाएंगे, वहां हम उसको मेजर करेंगे। दिस इज रिटन इन दी इंजीनियरिंग कोड, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। दी एग्जीक्यूटिव्स व्हाट दे विल डू, they'll record all these books on a rough notebook and come to office, sit and neatly, क्योंकि फिर उसको करेक्शन करना दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ नोटबुक में लिख लेते हैं, बाद में फिर आके उसको रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड उसमें लिख देते हैं, मतलब नीट एंट्री करते हैं। तो उसी के बाद उसी पे फिर ये टेस्ट चेक भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कोड में कि भाई it has to be, the entries has to be made directly in the measurement book at the site of work. The copying of entries, rough notebook or similar record is strictly prohibited. ये भी लिखा हुआ है, तो कॉपीज आप जो मेजरमेंट बुक में कॉपी दूसरे बुक से कॉपी कर रहे हैं, वो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ये है, इसका रीजन ये है कि वहां से यहाँ चेंज हो सकता है, मतलब द क्वांटिटीज कैन बी चेंज। वहां पर आप करेंगे तो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। अगर आप वहां दूसरे बुक पे करके लाएंगे, इससे दो एडवांटेजेस हैं, एक तो वो नीटली लिख सकता है, दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट द रिस्पांसिबिलिटी, हम ऐसे जनरली देखेंगे कि हम उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे अनलेस यू गेट सम रिकॉर्ड। आपके पास वो देख के लिख रहा है कि भाई एक रफ बुक से कॉपी कर रहा है, तो देन वी कैन पॉइंट आउट, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी, वी शुड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी। ए सेंसिबल रिकॉर्ड, इसमें लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए सेंसिबल रिकॉर्ड इज द ऑब्जेक्ट टू बी एम्ड एज इट मे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। आपको सपोज डिस्प्यूट है बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्टर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑन ए मेजरमेंट। अगर आप साइड पे मेजर करते हैं, वहां अगर दस्तखत लेते हैं, उसकी सिग्नेचर लेते हैं, तो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वहां से एंट्री होने के बाद यहाँ कम ज्यादा करते हैं, तो वो साइन कर देगा, वो उसके बाद में डिस्प्यूट करेगा, सर ये साइड पे तो इतना था, आपने इतना रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ discrepancies will come. So that is why it is written in the code book that the entries should be directly made at the site, and it should be entries should जो भी witness होना चाहिए उसका। तो क्योंकि हमें इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट करना होता है, इसमें आर्बिट्रेशन के सामने भी प्रेजेंट करना होता है, इसलिए इट हैज टू बी, ऐसा नहीं होना कि वो एक नीटली रीप्रिंट करके लेके गए उसके पास। जनरली रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता है, थोड़ा करेक्शंस होते हैं यहाँ वहाँ, उसके करेक्शंस में एडिशन होते हैं, तो इसलिए उनको साइट पे मेजरमेंट रिकॉर्ड करना होता है। The entries in the measurement book should, as far as possible, should be made in ink or indelible ink. ये पेंसिल से नहीं होता है, पेंसिल से अगर करे तो भी उसको फिर
इंक से करना चाहिए. So the idea is to see that it render it difficult to tamper with or to make unauthorized addition or alterations in entries once में एक बार एंट्री करने के बाद उसको unauthorized alteration नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको पेन में एंट्री करना चाहिए, उसको इंडेलिबल इंक में एंट्री करना चाहिए. जो भी आपके जो these are the checks हैं, ये this is applicable for inspecting officials as well as the divisional accountant posted in the executive office. So और भी है, entries should be recorded continuously in the measurement book, continuously. No blank pages should be left, nor should any page be thrown out, the cancellation being attested. जो भी इसमें फाड़ना और उसको कट करना, फाड़ना, ये नहीं रखना चाहिए इसको पेजेस. अगर कुछ गलती हुई तो उसको कैंसिल करिए और अरेस्ट करिए, सिंपल. When any measurements are cancelled, the cancellation should be supported by the detailed initials of the officer recording in the cancellation or by a reference to his orders initialed by officer who made the measurement. In either case, the reason for cancellation should be recorded. जो भी cancellation क्यों कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि एंट्री इसलिए कैंसिल कर दी गई है, आपको रीजन लिखना है. Each measurement book should be provided with an index. इंडेक्स होना चाहिए इसमें. आपका पहले तो सीरियल नंबर होगा ऊपर, उसके बाद में इंडेक्स होगा कि बिल सीसी बिल यहाँ पर है, सीसी बिल इस पेज पे है, CC3 बिल इस पेज पे है, आपको इंडेक्स भी होना चाहिए. From the measurement book, all quantities should be clearly traceable into the documents on which payments are made. आपका जो एंट्रीज इन दी मेजरमेंट ऐसी होना चाहिए कि वहां से हम सीधा उस पेमेंट बिल पे जाते हैं. यहाँ पर पूरा होने के बाद these quantities have been drafted into the bill so and so and paid so and so. The bill is available at so and so. आपको उसमें लिखना चाहिए ये फाइल में इसका बिल अवेलेबल है. तो क्रॉस एंट्रीज होनी चाहिए ताकि आपको कल रेफरेंस इजीली मिल जा सके. Reference to the voucher in which the quantities are entered for payment as well as the date of entry should be given by an endorsement upon the original entries in the measurement. No contract certificate or bill should be signed without thus crossing of the connected entry. आपको measurements करनी है, so measurements quantity finally आने के बाद agreement rate apply करते हुए what is the amount already paid, what is to be paid and what is the balance to be paid. So what is to be paid होने के बाद में एक abstract डालेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे. जब बिल बन जाती है all these measurements will be crossed and saying that paid by CC1, paid by CC2 आप उसमें करेंगे और एंडास डाल देंगे. मतलब क्या है, you have made the measurements in the measurement book, you have test checked it, you have prepared the bill and bill has been passed. So these measurements do not hold good still. ये पूरे जो मेजरमेंट्स इसमें किए गए हैं सबको पेमेंट हो चुका है, सो इसलिए इसको क्रॉस करना है. पेड बाय CC1, पेड बाय CC2, लाइक दैट. हमने देखा है कि सभी मेजरमेंट्स, सभी वर्क्स के मेजरमेंट, सभी सप्लाईज के मेजरमेंट होनी चाहिए, लेकिन अर्थवर्क जो क्रॉस सेक्शंस हैं लेवल्स में उसको एमबी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको फील्ड बुक्स में लिख सकते हैं. मे बी रिकॉर्डेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स इन द फील्ड बुक व्हिच शुड बी इन्ड बिफोर टेस्ट चेकिंग बाय एन असिस्टेंट इंजीनियर. द असिस्टेंट इंजीनियर शुड एक्सेस 100% चेक. वो करेगा इसमें जो अर्थवर्क है उसको 100% टेस्ट चेक करना पड़ेगा एएन द्वारा. Sir, video passed, sir.
जी। సార్ ఇప్పుడు అలా చేశాను సార్. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. వచ్చింది అంటే you keep me as co-host. Yes so sir. that it doesn't get disconnected. ठीक है? Okay. Thank you. So good morning. Welcome back. There was some small technical issue. So we have sorted out. So we were discussing the recording of measurements. किस तरह कौन से वर्क के लिए उसको मेजर करना है. तो हमने देखा है कि सभी वर्क्स के मेजरमेंट्स करना जरूरी है, लेकिन थोड़े एग्जम्पशंस हैं. तो उसमें फर्स्ट एग्जम्पशन ये है कि जो आपका जो अर्थवर्क होता है, जो आपका जो ट्रैक के एम्बैंकमेंट में जो अर्थवर्क होता है, उसको क्रॉस सेक्शंस जो भी में अर्थवर्क होता है उसको फील्ड बुक में मेजर करेंगे. हम मेजरमेंट बुक में नहीं करेंगे, फील्ड बुक में करेंगे. और वो फील्ड बुक जो एसएससी होता है और जो एएन होता है वो डायरेक्टली वहां पर एंट्री करते हैं और उसका अटेस्टेशन भी लेते हैं, जो विटनेस भी कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं. सो उसमें जो भी फील्ड बुक्स में जो भी करेक्शंस होते हैं उसको अटेस्टेशन भी किया जाता है. और जो ब्रिज गार्डर्स हैं, स्टील फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आपको दे हैव टू डू एज पर यूर अप्रूव्ड प्लान्स एंड ड्राइंग्स. सो उसको भी हम वहां पर डायरेक्टली जाके मेजर करने की जरूरत नहीं है. सो दिस कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो भी होते हैं, जो एज पर दी जो प्लान्स एंड ड्राइंग कंप्लीशन ड्राइंग्स होते हैं, उसके हिसाब से हम इसमें एंट्री करते हैं. उसके बाद में थोड़े स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आईडब्ल्यूज के पास बहुत सारे रिपेयर वर्क होते हैं, क्वार्टर्स के, वाइट वॉशिंग के. तो इसमें भी आपको फील्ड पे जाके मेजर करने की जरूरत नहीं है, बट मेजरमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन दी. अभी एक टाइप 4 क्वार्टर है, उसका मेजरमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है. अगर वो वाइट वॉश हो रहा है तो उतना पूरा हम उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा. तो इसीलिए अगर जो भी आप क्वार्टर्स में हैं, जो भी अवेलेबल स्टेइंग इन द क्वार्टर्स, you please ensure whenever these contractors they do this work, so they have to do it completely. अगर पेंट करना है तो पूरा विंडोज कंप्लीट पेंट करना है, उसको साफ सफाई करना है, उसमें ग्रिल्स को पेंट करना है, विंडोज को पेंट करना है, और आपके जो घर के पूरे जो कंपाउंड वॉल सभी, क्योंकि द पेमेंट्स विल बी मेड एज पर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो अवेलेबल हैं. एक क्वार्टर के जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं. इसलिए वी मस्ट एंश्योर दैट the agency does his work completely for a unit, completely for the quarter. ये आपको ध्यान में रखना है if you are staying in a quarter. अगर आप मान लो आप किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिस को जाते हैं, ऐसी कैजुअली देख लीजिए कहीं काम हो रहा है तो उसको भी आप फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में जाके बैठ के खाली केवल रिकॉर्ड्स चेक नहीं करते हैं. आप एक काम करो, आईओडब्ल्यू का काम जो भी हो रहा है, जो जोनल कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस काम हो रहा है, एक बार जाके विजिट करिए. किसी एक रैंडम उसको बोलेंगे भाई आप लेके चलो, तो वो लेके जाएगा जहां पर फुल फ्लेज्ड काम हुआ है. आपको ऐसी जगह जाइए जहां पर सरप्राइज लगा. यू सेलेक्ट हम यहाँ जाएंगे, आप देख लीजिए, और उसका जो पेमेंट किस तरह हुआ है वो भी देख लीजिए. वहां पर मान लो 50-75% काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल 100% क्लेम करना है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स नो, इसे इमेजिनेशन. आपको केवल आपके रिकॉर्ड्स, केवल आपके फाइल्स, केवल आपके बुक्स तक ही नहीं सीमित होना चाहिए. आप थोड़ा
थोड़ा स्ट्रेच करिए, थोड़ा फिजिकल इंस्पेक्शन भी करिए. यू आर ऑथराइज्ड टू डू दैट. नोबडी कैन स्टॉप यू. यू आर ऑथराइज्ड टू डू दैट. अब क्रॉस चेक करने के लिए अब उसको बोलिए सर हम क्रॉस चेक करने के लिए हम साइट भी इंस्पेक्ट करते हैं, क्वार्टर्स जाके देखिए. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स नो, अगर आप एक बार करेंगे तो उन लोग के ध्यान में रहेगा कि वो लोग नेक्स्ट टाइम दे विल बी वेरी अलर्ट. अब जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है मेजरमेंट्स, लमसम कॉन्ट्रैक्ट आप जाके देखने की जरूरत नहीं है. अगर वहाँ सर्टिफाई करते हैं कि भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है, द वर्क हैज बीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, सो स्ट्रेट अवे मेजरमेंट बुक में आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ जाके करने की जरूरत नहीं. और जो कोटेशन बेसिस पे, जो भी कोई काम कोटेशन बेसिस पे होता है, तो उसका काम हम डायरेक्टली हम मेजरमेंट बुक में कर सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है डिटेल मेजरमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड. डिटेल मेजरमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए वर्क डन अंडर लंप सम कॉन्ट्रैक्ट. पेमेंट इन सच केसेस may be made on the certificate of the engineer to the effect that the work has been completed according to the drawings and specifications. मतलब आप बहुत सारे मतलब ये आपका जो हायरिंग ऑफ व्हीकल्स है, इसको भी हम मेजरमेंट बुक्स में एंट्री करते हैं और उसको फिर टेस्ट चेक कराते हैं. इसमें यू नीड नॉट डू दैट. ओनली सर्टिफिकेशन कैन बी डन कि भाई ये काम हो चुका है, ये काम हमने इसको अवार्ड किया है, ये काम हो चुका है. सो दिस हैज रन सैटिस्फैक्टरली, सो द बिल कैन बी पेड. सो पेमेंट के लिए बस आप उसमें वर्क ऑर्डर नंबर ये वो इतना क्वांटिटी है, आप पेमेंट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए. सो इसको फिर डिटेल मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. कभी कभी अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है. सो दिस कैन बी अलाउड. अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स कैन बी अलाउड by the with an authorization by the officer concerned, not below the rank of the AEM. So the officer granting such certificate will be held personally responsible for overpayments which may occur on the work in consequence. Final payment should however be done on the measurements. मान लो एक काम चल रहा है, एक अनअकाउंट बिल आया है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सम AEM gives a certificate, AEM gives an authorization, but final payment has to be done based on the final measurements, detailed measurements. जो मेजरमेंट ऑफ ब्लास्ट है वो स्टैक बेसिस पे होता है, और उस पे जो मेजरमेंट एंड अपलोडिंग टू द ब्लास्ट ट्रेन्स एंड ऑल विल बी डन बेस्ड ऑन द स्टैक मेजरमेंट बेसिस, cubic meter basis. तो रिकॉर्डिंग एंड टेस्ट चेक ऑफ द मेजरमेंट, टेस्ट चेक करना है तो मेजरमेंट ऑफ ब्लास्ट, पिचिंग स्टोन, अर्थवर्क, हिडन आइटम्स 100% एसएससी करना है. मेजरमेंट करने के बाद उसको टेस्ट चेक करना है, और AEM भी इसको 100% टेस्ट चेक करना है. इनिशियल एंड फाइनल लेवल्स अलोंग द सेंट्रल लाइन फॉर अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, ये भी 100% है. इंटरमीडिएट लेवल्स अलोंग सेंट्रल लाइन फॉर अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, ये भी 100% करना है, लेकिन ये इसको 20% कर सकता है टेस्ट चेक. इनिशियल इंटरमीडिएट फाइनल लेवल्स एक्सेप्ट, ये पूरे जो अर्थवर्क है, जो फर्स्ट 4 है ये अर्थवर्क है, उसमें 2 तो 100% AEM चेक करेगा कटिंग में, बाकी के जो सेटलाइंस है वो करेगा. these are the latest guidelines for measurement, test of measurements. ये percentage of measurement may differ, some exception may be there depending on one railway to other railway. एक रेलवे में हो सकता है कि इसको 50% करे, एक रेलवे में हो सकता है इसको ना करें. तो it depends on the instructions available in that particular zone. So सभी बाकी के सभी मेजरमेंट्स हैं वो 100% SSC JE करेगा, उसका टेस्ट चेक होना चाहिए 20%. 20% ही नहीं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन the instruction, local instructions available. Some points to be remembered while checking the MB, whether serial numbers are correct or not, whether the entries, हम एक बार serial number देखना है क्योंकि कहीं टैम्पर नहीं हुआ, कहीं पेज फट नहीं गया, क्योंकि machine number है, तो कहीं अगर कोई पेज मिसिंग है, पेज पेस्ट की गई है, तो हमें पता चलेगा. And if any variations in quantity is recorded, they have the proper sign. कुछ variation है, argument quantity ठीक है, अगर variation है beyond 25%, beyond 50%, उसका competent authority का sanction available है, उसको देखना है. Material receipt certificates is required for supply items, उसका नंबर होना चाहिए.
उसका रेफरेंस होना चाहिए। और एग्रीमेंट नंबर, बिल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर नेम एटसेट्रा आर क्लियरली रिकॉर्डेड बाय इन द मेजरमेंट बुक एंड एसएससी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एसएससी ड्राइंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जो मेजरमेंट करते हैं उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेप्टेड होना चाहिए। विदाउट दिस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पास द बिल। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्टर आप आइए, आप मेजरमेंट देख लीजिए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। इफ यू एक्सेप्ट देन वी विल मेक द पेमेंट। As far as possible, there should be no restriction, no corrections in the MB, and if any, should have properly been attested. MB recordings of the supply can be cross-checked with reference to the inspections. अब जब supply items से purchase orders आए, तो जो supply items से quantities हैं, उसको inspection certificate, inspection वाला करेगा, rights वाला करेगा, RDSO वाला कोई करेगा, करके उसको बोलेगा ये 100 का है लेकिन हम उसको 90 दे रहे हैं। तो we should be cross-checked with the inspection certificates, डिलीवरी चालान्स एंड डीएमटीआर प्रॉब्लम। जो डीएमटीआर में जो एंट्री हुआ है उस पर्टिकुलर से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। फॉर एनी रीजन इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय दिस कंसाइनी वेयर दिस सेम शुड हैव बीन सर्टिफाइड। मान लो राइट्स वाला कर नहीं पा रहा है, यानी इंस्पेक्शन कर नहीं पा रहा है, तो कोई एसएजी ऑफिसर कैन ऑथराइज, भाई आप इसको इंस्पेक्ट करिए, ही कैन ऑथराइज वन सीनियर डीएम और एनी ऑफिसर ही कैन ऑथराइज। सो if it is authorized by one SAG officer in the DRM, ADRM, DRM, or his departmental HOD, he can give us an inspection certificate. हम rights तक wait करने की जरूरत नहीं है। So लेकिन उसका urgency और उसका justification and उसका authorization should be checked. अगर मान लो inspection certificate नहीं दे रहा है rights, दूसरे दे रहे हैं, तो उसका authorization specifically होना चाहिए। सब मेजरमेंट्स हो गए। उसके बाद में सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे लास्ट में कि भाई ये क्वांटिटी का इतना एग्रीमेंट क्वांटिटी है, इतना पेमेंट हुआ है, इतना अभी पेमेंट होगा और बैलेंस पेमेंट। उस तरह आप आइटम वाइज एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। फाइनली बोलेंगे कि भाई इतना पेमेंट, टोटल एग्रीमेंट वैल्यू इतना है, वेरिएशन सैंक्शन इतना है, टोटल रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एग्रीमेंट ये है, ऑलरेडी पेड बिल ये है, अभी पेड टू बी पेड ये है। सभी चीजें आपको उस करेंगे, उसमें एलोकेशन लिखेंगे, उसमें अगर चाहे तो नेम ऑफ वर्क भी लिखेंगे, फंड्स भी सर्टिफाई करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लोज कर देंगे। उसके बाद में वो पेमेंट बिल पे ट्रांसफर होगा। उसके बाद में इसको क्रॉस करेंगे और साइन कर देंगे। So as all payments of work supplies are based on the quantities recorded in measurement, it is incumbent on the person taking the measurements to record the quantities clearly and accurately. If the measurements are taken in connection with the running contract account, for which work has been previously measured, the reference has to be there. अगर पहले कुछ मेजरमेंट हुआ है, दूसरी बुक में हुआ है, ऊपर कहीं पेजेस में हुआ है, तो उसको रेफरेंस देना चाहिए। जनरली क्या होता है, एक वर्क का एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, क्या ताकि दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज नॉट देयर। वंस कमेंट्स, फर्स्ट बिल होगा, सेकंड बिल होगा, थर्ड बिल होगा, फोर्थ बिल होगा, सो क्लोज हो जाएगा। If the measurements taken for the first set of measurements on a running account or first and final measurements, this fact should be suitably noted against the entries in the measurement book। ये भी करना है, ठीक है। तो ये रहा मेजरमेंट बुक्स का। उसके बाद में हम देखते हैं कि चेक ऑफ एग्रीमेंट्स। हमने पहले देखा है एसआर एलएलआर आर्ट्स देखे हैं, मेजरमेंट बुक्स देखे हैं, इसके बाद में एग्रीमेंट देखे हैं, एग्रीमेंट्स। So time is the essence of the contract. As you all know, if any work is not completed within the date, not because of the administrative grounds, notices to the contractor shall be sent and action taken by executive should be verified. हम देखेंगे agreement complete हो गया, agreement हो गया, उसका date of completion ये है, तो उसके बाद में the work should be proportionally commenced। अगर मान लो 3 महीने का करेंसी है and हमने आज गए हैं, खाली हार्डली 1 वीक बाकी है, हमने देखा है फाइल मंगवाया है, तो उसमें कोई करस्पॉन्डेंस है ही नहीं, उसमें कोई इंटीमेशन टू कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, उसमें हम उस दिन हम उसको नोटिस भी नहीं दे सकते हैं। खैर 7 डेज नोटिस तो दे सकते हैं, लेकिन पहले तो 1 मंथ नोटिस देना चाहिए, 7 डेज नोटिस फॉरवर्ड बाय पार्टी नोटिस, देन टर्मिनेशन। तो हम सीधा हम बोलेंगे भाई आप ये काम आज के 1 हफ्ते के बाद कंप्लीट होना चाहिए, पर आपने कुछ नोटिस ही नहीं दिया उसको। So it is the incumbent on the executive to monitor these files, to monitor the agreement files, to have the progress of the work properly,
in time as per the agreement entered into as per the currency of the contract. Currency of the contract के हिसाब से आपको वर्क एग्जीक्यूट करना है, उसको नोटिस भी देना है, उसको अगर मान लो काम नहीं करा है उसको फिर नोटिस देंगे, एलडी भी उसको बोलेंगे भाई आपको एलडी भी दिया जाएगा, वो आएगा सर मुझे थोड़ा एक्सटेंशन करो, एक 1 month टाइम चाहिए। तो अगर मान लो आप executive, you are not able to give them the plans and drawings, then it is administrative route. So we can give without LD. But we have given the plans and drawings in time, we have handed over the site in time, and he is not able to start the work, then we should not give on the administrative grounds. We should give duly imposing some penalty, some LD, because it has larger implications. Price variation clause, if applicable, is primarily based on the time period. If the agreement schedule is stretched unduly, it will have effect on the railway revenue, since PVC is linked to various indices over a period of time. आपका जो agreement है 31/12/2021, 31/12 to 31/7/2021, जुलाई अगस्त तक उसका, जुलाई एंडिंग तक उसका agreement है। आप ऐसी उसको extension देते जाएंगे दिसंबर तक, तो ये जो जुलाई से दिसंबर तक जो भी जो प्राइस वेरिएशन होगा, इंडिसेस बढ़ेंगे, तो उसका भी पेमेंट उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए हम केयरफुली इसको देना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है तो दे सकते हैं विदाउट एलडी, अगर नहीं है तो आप एलडी दीजिए, टोकन एलडी ही क्यों ना हो, आप एलडी से दे दीजिए ताकि उसका जो क्लेम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा एज ऑन डेट ऑफ द एग्रीमेंट, उसको कैरी नहीं करेगा। Hence, the extensions and the agreement should be verified with reference to the justification furnished in the noting, and possible factual position shall also be verified. I have been telling you. So factual position भी देखिए, उसको वो उसमें लिखेगा कि plans and drawings not been handed over. Why not handed over? आप एजेंट से बात करिए. So why plans and drawings? The plans and drawings have to be prepared before the tender is invited, as per the rule. आपने नहीं किया है, कम से कम आप अग्रीमेंट साइन करने से पहले तो आपने फाइनलाइज किया होगा, वो भी नहीं किया है। So this kind of things we can find out. We can write in our inspection note that the tender has been finalized without finalizing the plans and drawings, hence it has to be extended without liability. This will have the impact on the PVC, mind you. So these kind of things we must incorporate in your inspection reports. Any notices to the contractors on slow progress, etc., correspondence should also be looked into. Sometimes though executive serves notice to the agency, but subsequently extend the currency without ending. वो नोटिस तो देगा, लेकिन वो आगे वो सर ये है वो कुछ जस्टिफिकेशन देगा, तो वो मान लेंगे वो एलडी विद यू आर गिविंग ए नोटिस एंड यू आर एक्सटेंडिंग विद एलडी, बाद में वो एलडी माफ कर देंगे उसको। So these reasons have to be justified. So it has to be seen very carefully. Subsequently extend the currency without LD under 17A administrative grounds. Implication due to this on PVC should be clearly explained to the executive. बताएं सर अगर आप ऐसा करेंगे तो necessary railway has to incur more expenditure. So you have to be very careful. अगर आप LD से अगर यहाँ पर लिखा है for example extension is to the ground is given with liquidity damages, the indices will end up to the last extension. जो last extension है वहां तक खत्म हो जाएगा PVC का। अब अगर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे विदाउट LD तो फिर वो पूरा पीरियड कवर हो जाएगा। So these kind of things we must also educate to the executive. ये तो ठीक है। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बिल्स जनरली इट इज सीन एवरीवेयर। ये अपना डीए भी देखता है, इसके बाद इसको भी देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन हाँ भी एक दो टेस्ट चेक करिए। इट शुड बी सीन दैट देयर आर नो डिलेज इन मेकिंग मेजरमेंट्स और इन प्रिपेयरिंग बिल्स आफ्टर द मेजरमेंट्स हैव बीन टेकन। पहली बात तो क्या है, वर्क हो गया तो मेजरमेंट इमीडिएट लेना चाहिए, विद इन द करेंसी लेना चाहिए, और उसको मेजरमेंट्स ले लिए और इमीडिएटली आपको 7 days में आपको बिल्स भी बनाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी अनड्यू डिले। इससे क्या होता है, व्हाई शुड वी एंश्योर दैट, बिकॉज़ दिस गिव्स ए लीड टू द एजेंसी फॉर गोइंग टू आर्बिट्रेशन। वो बोलेगा सर मेजरमेंट्स आप ले लिए विद इन एज पर योर टर्म्स एंड विद इन 7 दिन में आप मेरा पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन आप पेमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, वो 1 करोड़ का 50 लाख इंटरेस्ट डाल देगा। सो देयर हैज टू बी no delays in making measurements and no delays in making the payments. That rates are higher than those provided in the agreement should have the sanction of competent authority. Variation process होना चाहिए और sanction होना चाहिए, जब भी आप इसको include कर सकते हैं। The running account
and final bills are checked with reference to postings and the contract ledgers. उसमें posting को भी हमें cross check करना है. The recoveries have been correctly made according to the rules on account of material issued against items for which labor and material rates are paid. जो labor rate paid हैं और जो materials paid हैं, it has to be as per the terms and conditions. It has to be as per the rates, quantities provided in the agreements and purchase orders. ये contractors measurement book है. This is additional. Actually, as per the para 1316, measurement books have to be maintained. 1316 of engineering code. अभी 1316 ये एक इंजीनियरिंग कोड में एक एडिशनल पैरा ऐड हो गया है. वो क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स मेजरमेंट बुक को जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को मेजरमेंट बुक देंगे. इट शुड बी मोर देन 20 crores. पहले इंस्ट्रक्शंस आए थे कि सीईओ शुड सेलेक्ट फ्यू मेजर वर्क्स where these contractors measurement books can be handed over. क्यों दिया गया है contractors measurement book? Why not measurement book तो ऑलरेडी चल रहा था, क्यों आ गया contract measurement books? Because एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 50 crore का, मैं काम कर दिया हूँ ऑलरेडी, 50% काम कर दिया हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई आप आइए, मैं मेजरमेंट लीजिए, क्योंकि मेरे को पेमेंट अभी करना, फर्दर काम करना है. तो हमारा जो एएन है, डीएन है, जो एसएससी है, उसको टाइम में मिलेगा, वो नहीं जाएगा. वो जाएगा तो 15 दिन के बाद जाएगा. सो 15 दिन तक माय पेमेंट ऑफ 25 crores इज हेल्ड अप. सो आई हैव द राइट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन. आई हैव द राइट टू क्लेम द कॉम्पनसेशन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड, अभी मान लो अगर आप पेमेंट आप काम करते हैं, आप इमीडिएटली 7 दिन में पेमेंट मिल जाता है, तो आपने जो रेट है अकॉर्डिंगली थोड़ा कॉम्पिटिटिव रेट्स कोट करते हैं. मान लो आपको आज पेमेंट, आज आपका काम करेंगे, आप 2 महीने के बाद बिल मिलेगी आपको, तो फिर आपके रेट्स भी उसके हिसाब से होंगे. मान लो मैं 100 रुपये का कोट करने का, आई विल कोट 120 rupees. मतलब यू डोंट गेट एनी कॉम्पिटिटिव रेट्स. सो विद ए व्यू टू गेट कॉम्पिटिटिव रेट्स and with a view to provide convenience to the contractors, confidence to the contractors, comfort to the contractors, a concept of contractors measurement book has been introduced. इसके हिसाब से the contractors will be supplied with a book of 100 pages. CMB, contractors measurement book, 100 pages, printed book. ये perforated lines होते हैं, जैसे अपना पासबुक होता है उसमें फाड़ देते हैं, उसी तरह इसके perforated lines 100 pages का बुक होता है. इसको हैंड ओवर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर. सो व्हाट कॉन्ट्रैक्टर विल डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ही विल हैव टू इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव, भाई आप आइए, आप विटनेस करिए. अभी दिस इज अदर वे अराउंड. जब हम मेजरमेंट लेते थे वो विटनेस करता था, अभी वो मेजरमेंट लेंगे, हम विटनेस करेंगे. सो हम वो बोलेगा सर आप आइए, हम मेजरमेंट ले रहे हैं, आप विटनेस करिए. तो इसको अगर टाइम रहा तो जाएगा, नहीं तो फिर वही हिसाब. तो मान लो गया तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी गया तो on the specified date the agency can take measurements. पहले तो उसको इंटीमेशन करना चाहिए, रिटर्न इंटीमेशन. उसके बाद में अगर नहीं आता है तो उसको मेजरमेंट ले सकते हैं और एक बिल बनाएगा, मेजरमेंट लेगा, वो मेजरमेंट उसमें रिकॉर्ड करेगा और वो फाड़ देगा, 2-3 पेजेस फाड़ के बिल को लगा के अपना बिल सबमिट कर देगा एग्जीक्यूटिव ऑफिस में. तो एग्जीक्यूटिव हैज टू सर्टिफाई, नो ही कांट से मैं मेजरमेंट देखा नहीं है. तो उसको सर्टिफाई करने का कि भाई इतना तो काम किया होगा, सर्टिफाइड दैट द वर्क हैज बीन कंप्लीट. तो 75% ऑफ दैट मेजरमेंट्स अमाउंट वी कैन पास. मान लो 2 crore का बिल है तो 1.5 crore का बिल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को प्रोसेस करना ही पड़ेगा फॉर पेमेंट, और अकाउंट्स को भी पास करना ही पड़ेगा फॉर पेमेंट. इस तरह वो 3 बिल्स उसको 75% मिलते हैं अगर ये लोग टाइम पे नहीं जाते हैं, विटनेस नहीं करते हैं. अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जाते तो 3 पेमेंट कर सकते हैं उसको ऑन अकाउंट विदाउट विटनेसिंग बाय द एग्जीक्यूटिव. 4th बिल में अगर फाइनल बिल है या ऑन अकाउंट बिल है, 4th बिल में इट हैज टू बी वेरीफाइड, सो इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी विटनेस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. सो अप टू 4th, मतलब आपको 4 बिल का तो आपको एक गारंटी है कि कम से कम 75% पेमेंट तो आपको मिल जाए. तो इसलिए अब मैं एक कॉम्पिटिटिव रेट कोट किया हूँ इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट. So this is a facility given to the contractors. अभी ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है,
ये आ जाएगा, दिस विल कम. सो दीज आर दो तीन स्लाइड हैं, ये इसमें आपको उसके कंटेंट्स ये हैं, कौन कितना टेस्ट चेक करना चाहिए, कौन सर्टिफाई करना चाहिए, ये तीन slides हैं. Every fourth bill it has to be witnessed. No payment shall be processed on lump sum measurements taken in the CMB except for the earthwork. For all the earthwork, every fourth bill shall have the based on the actual levels and detailed elaborations. ठीक है. एक है use of pay order books. Pay order books, ये money value books, as you know, it has been given to all executives including the accounts. Accounts के पास भी एक pay order book होता है. तो मनी वैल्यू बुक्स, पे ऑर्डर बुक्स हम कभी इस्तेमाल करते थे, कभी कुछ भी अगर अमाउंट ड्रॉ करना है फॉर द डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, हमने एक पे ऑर्डर एडवांस पेमेंट, हम एक पे ऑर्डर बनाते थे, भेजते थे, यूज्ड टू टेक समबडी सैंक्शन एंड देन वहां से सैंक्शन होता था, हम बोलते थे 4 लाख पेमेंट कर दो. सो आवर एसओ आर ओएस यूज्ड टू गो देयर एंड देन विटनेस द पेमेंट, एंड वो पेमेंट कैश ऑफिस से कैश मिल जाता था. बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स रिसेंटली this pay order books have been dispensed, मतलब pay order books dispense नहीं हुई है, the withdrawal of cash through pay order books has been dispensed with. अभी जो भी पेमेंट होगा, चेक भी नहीं होगा, it will directly, you will have to open an account. Every executive has to open an account, whether it is SSC, whether it is SSO, whether it is AEM, उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन होगा और पेमेंट उस अकाउंट में क्रेडिट होगा. किसी प्राइवेट पार्टी के अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगा डायरेक्टली. पहले जाता था, लेकिन अभी किसी प्राइवेट पार्टी के अकाउंट में डायरेक्टली थ्रू पे ऑर्डर्स पेमेंट नहीं जाएगा. पे ऑर्डर ड्रा करा मतलब वो पेमेंट जाएगा ओनली डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एंड स्टाफ के लिए. सो पे ऑर्डर्स बुक्स आर बाउंड इन बुक्स एंड विल बी मशीन नंबर्ड. These books will be issued on requisition only to those officers who have been authorized by the general manager or the competent authority to do so. Pay order is to be used only in case of such miscellaneous payments as refund of earnest money, payment of court attachments. Court attachment आ गया, उसको पेमेंट करना है तो कैसा करेंगे? पे ऑर्डर बनाएंगे और उसका कॉपी लगाएंगे, कोर्ट अटैचमेंट का सैंक्शन लेके उसका भी कॉपी लगाएंगे, भेजेंगे. अभी आजकल तो ईएमडी थ्रू आईपास रिफंड हो रहा है, सॉरी आईआरईपीएस रिफंड हो रहा है, लेकिन पहले जमाने में हमारे पास ईएमडीज होते थे. अभी आजकल जो भी आप सस्पेंस बैलेंस है, ईएमडीज, एसडीज, इसको भी आईपास में अपलोड कर दिया गया है. इसको भी आईपास में अपलोड कर दिया गया है. अगर अपलोड हो गया है तो वहां से ही पे ऑर्डर बनेगा थ्रू इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में वो प्रोसेस होगा, आईपास से पास होगा. अगर नहीं है तो फिर इसको मैनुअली थोड़े दिन पे ऑर्डर यूज करेंगे, रिलीज ऑफ एसडी, रिलीज ऑफ एनएस मनी डिपॉजिट और एनी डिपॉजिट्स. Impress payments and advance payments to be drawn for department office can be used this, but it is only through check, through online payment. Pay orders may be used for such expenditure with the approval of the competent authority, that too through account payee checks only. अभी checks भी नहीं है, it is directly going. Cash payment shall be avoided, totally avoided, except in emergency cases, that too with the approval of people. हम देखते हैं कि GM अवार्ड फंक्शन है, उसमें भी हम अवॉइड कर रहे हैं. एनी हार्मोनियम, एनी कैश अवार्ड, एनी पेमेंट्स टू बी मेड टू द डिपार्टमेंट, नाउ इट इज बीइंग पेड थ्रू देयर सैलरी, नो स्पेशल पेमेंट्स. कई कुछ मिनिस्टर का कुछ इंस्पेक्शन है, कुछ जीएम का इंस्पेक्शन है, कुछ स्पेशल इंप्रेस चाहिए, कैश चाहिए, जब पीएचओडी ऑथराइज करेंगे तो फिर पेमेंट होगा. उसके बाद एक वर्क्स रजिस्टर है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द initial record. I thought if the time permits, I will discuss this works registers. We will have some other class. तो कुछ doubts हैं आपके पास? हमने सोचा कि एक घंटे में खत्म करेंगे, 1 घंटे में अवेलेबल नहीं है. Sir, please share the PPT in the Zoom chat, sir. Okay. Huh? Yes. Please click the chat box, sir. Click anyone. I'll do that. Okay, sir. Thank you. Yeah, participants, any queries, please ask the faculty.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर IRWCMS आने के बाद डिविजनल अकाउंटेंट का रोल कुछ रह जाता है क्या सर? किसमें किसमें फिर से बोलिए। IRWCMS जो कैपिटल वर्क का जो सर अब ऑनलाइन होने लगा है जी जी मेजरमेंट जी। बुक, तो उसमें DA का कहीं कहीं रोल अब खत्म कर रहा है क्या सर? इस पर खत्म नहीं करते हैं। अगर मान लो अगर एडिक्वेट चेक्स हैं, अब जैसे कि अब आपके पास आई पास आया है, उसमें थोड़े एडिक्वेट चेक्स हैं, तो अगर खत्म करने के लिए उसको कुछ एडिक्वेट चेक्स लगाएंगे, और चेक्स अगर सेटिस्फैक्टरी हैं तो फिर करेंगे। वो दैट डिपेंड्स ऑन दी रेलवे टू रेलवे। PFA डिसाइड करेंगे भाई आपका रोल क्या है। अगर आप मान लो आप डिविजनल अकाउंटेंट है, तो आप इमीडिएटली एक आपका कंसर्न एक नोट के रूप में भेज दीजिए CNDFM को और PFA को, सर IRWCMS आ गया है, इसमें फिर ये चीज़ें हम देखते थे, लेकिन आज के दिन ये चीज़ें हमें नहीं देख पा रहे हैं, तो वी मे गिव ऑर्डर स्पेस। आपने एक नोट बना के पक्का भेज दीजिए। ऑल द डिविजनल अकाउंटेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, earlier you are looking at these aspects but you are not able to do it and there is no provision in the IRWCMS, you Hello, please sir. make a note and send it to PFA concern, PFA or CNDFM concern. हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा नाम मोहन पटेल। यस सर, मैं सर WCR से बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर ये जो सर मेजरमेंट बुक है, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है क्या सर, पहले की तुलना में या अभी की तुलना में सर? चेंजेस कोई नहीं है, मेजरमेंट बुक सेम है। जी जी, जो कोडल बुक में लिखा। हाँ सर, सर कोडल बुक में जो है एक नई चीज आ गई है, कॉन्ट्रैक्टर्स मेजरमेंट बुक। अच्छा सर, दैट इज ओनली एप्लीकेबल उसका फॉर मोर देन 20 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, 20 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो एप्लीकेबल है जी मतलब? जी। सर अभी मेरे ख्याल से अभी IRWCMS में भी ये जो मेजरमेंट सामने लेते हैं मेजरमेंट बुक, उसका भी क्वांटिटीज में अपलोड करते हैं, उसका भी कुछ प्रोविजन है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट उसका भी कुछ प्रोविजन है। अब IRWCMS में एवरीथिंग, टेकिंग ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स, अच्छा सर, सभी चीजें उसमें अवेलेबल है। सर IRWCMS जो है सर, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है कि कब से हुआ सर, प्लीज बताइए। ये होके कब से, लास्ट ईयर जुलाई में कंप्लीट, जुलाई में कमीशन होना था एक्चुअली, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से अभी थोड़ी छूट दी गई है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी मतलब सेपरेट। जी जी सर, इसमें ये जो IRWCMS है, इसमें नेट में मतलब इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं, तो बिल्कुल। अभी नेट में अवेलेबल? सुब्रमण्य, यू प्लीज कीप ए सेक्शन फॉर दिस थिंग IRWCMS is very important actually. यस, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर प्राइस वेरिएशन क्लास क्या होता है? प्राइस वेरिएशन क्लास ये होता है, मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, उसमें एक 10 आइटम है जी। वो अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 5 करोड़ है तो PVC एप्लीकेबल है। मोर देन 5 करोड़ अगर कॉन्ट्रैक्ट बस कॉन्ट्रैक्ट है तो PVC एप्लीकेबल है। अगर मान लो आपका जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपका जो हाउस कीपिंग एक्टिविटीज है, उसमें आप बोलते हैं कि भाई मुझे 10 लेबर चाहिए काम करने के लिए जी। उसमें आपको 5 करोड़ की जरूरत नहीं है। एनी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली यू आर आस्किंग टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेबर, वो एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अभी सर्विसेज में अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 10 लेबर चाहिए, 10 मेन चाहिए फॉर क्लीनिंग, जब कभी आपका जो मिनिमम वेजेस, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम वेजेस बेसिस पे होता है, तो जब कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका जो मिनिमम वेजेस एनहांस होते हैं, मतलब आप आज 800 रुपये है, कल 900 रुपये हो जाएंगे, तो जो इंक्रीज मिनिमम वेज जो है हम उसको पेमेंट कॉम्पनसेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस वेरिएशन एज फार एज द लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न, दैट इज आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न। जब वर्क्स में आएंगे तो एक काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो मान लो एक करेंसी 3 साल की है, 2 साल की करेंसी है, इस दौरान आपका स्टील रेट बढ़ गया है, इसका आपका सीमेंट रेट बढ़ गया है, तो टू दैट एक्सटेंट विल कंपनसेट, उसका एक फार्मूला है। अच्छा, हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइस वेरिएशन। अच्छा, ठीक है, ठीक सर, ओके, थैंक यू। मनीष, shall we any more questions, participants? सर हाँ जी सर, कुछ केस में देखते हैं कि सर हेडक्वार्टर से जो है एस्टीमेट सैंक्शन होता है और उसको डिवीजन में
एग्रीमेंट होता है, कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, उस स्थिति में उसका पेमेंट सर डिवीजन करते हैं, तो क्या डेबिट रेस करना चाहिए सर हेडक्वार्टर? अभी आज के दिन एस्टिमेट हेडक्वार्टर्स में वेटिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पावर्स डिवीजन को दिए गए हैं। अप टू 75 crores पावर्स हैव बीन गिवन टू द डिवीजन्स। वहां पर ही आइटम वाइज वर्क्स होते हैं पिंक बुक में 75 crores तक का पावर्स है इनको सैंक्शन करने के लिए, इनको आपके डीआरएम को। तो पूरे जो भी वर्क्स हैं अभी हेडक्वार्टर्स में सैंक्शन नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग योर ट्रैक एनुअल वर्क्स भी। अभी पहले ऐसा होता था कि कम से कम 25% वर्क एस्टिमेट्स हेडक्वार्टर्स में प्रिपेयर होते थे, हेडक्वार्टर्स में वेटिंग होता था। लेकिन आज के दिन मेरे ख्याल से 95% से ज़्यादा ही परसेंट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड इन द डिवीजन एंड वेटेड बाय द सीनियर डीएसएफ एंड एग्जीक्यूटेड इन द डिवीजन। पहले का 1-2 केस है सर? पहले होता था, उसमें दिक्कत थी। आप जैसा आप कह रहे हैं, स्पेशली जो ट्रैक एनुअल एस्टिमेट में बहुत सारा दिक्कत थी। ट्रैक एनुअल एस्टिमेट में और जो यूनिट वाइज रेट्स लेते थे, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होता था उसमें जो इसका जो मेल नहीं होता था, उसमें अलग ही कंप्लीटली शेड्यूल्स आर डिफरेंट व्हाइल कॉलिंग द ट्रैक वर्क्स, द शेड्यूल्स आर डिफरेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स। उसमें मैच होने की बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी तो मेरे ख्याल से पूरे डिवीजन वाले कर रहे हैं, तो आई होप डिवीजन इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। एक क्वेश्चन और है सर, कैश इंटरेस्ट में क्या आइटम सर वो होना चाहिए? क्योंकि एसओपी फिर से बताएं। कैश इंटरेस्ट से जो पेमेंट होता है सर, ट्रैक एनुअल का कैश इंटरेस्ट सर, कैश इंटरेस्ट से जो सर, अच्छा कैश इंटरेस्ट के लिए, ओके ठीक है। कौन सा आइटम होना चाहिए सर? क्योंकि एसओपी का आइटम भी देखो, अभी रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया है कि भाई आपका जो एक आइटम जो है, जो इंप्रेस्ड आइटम है, आप 2000 तक खरीद सकते हैं, 2000 वैल्यू तक। उसके बाद फिर आ गया कि भाई आपका जो 2000 एनी आइटम कास्टिंग अप टू 2000 रुपीज यू कैन परचेज थ्रू इंप्रेस्ड कैश। बट एक आइटम मान लो हम जेम से खरीद सकते हैं, मैं एक आइटम मान लो हम स्टोर से ड्रॉ कर सकते हैं, उस आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो इन चीज़ों से हम नहीं खरीद सकते हैं, तो 2000 तक का आप स्पेंड कर सकते हैं इंप्रेस्ड कैश से। सर एक्सक्यूज मी सर, इंप्रेस्ड कैश जो है सर, इंप्रेस्ड में तो अभी सर पे ऑर्डर का तो यूटिलाइजेशन नहीं होता है सर, सब पेमेंट तो चेक होता है। लेकिन सर इंप्रेस्ड का एज पर कोडल प्रोविजन सर कितना दफा इंप्रेस्ड रिकूप हो सकता है? ऐसा कोई प्रोविजन डायरेक्टली सर है? सी आपके पास एक इंप्रेस्ड सैंक्शन हो जाता है, मान लो 1 लाख रुपए का इंप्रेस्ड सैंक्शन हो गया। हाँ सर, आपने बताया होगा सर मुझे ये एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आपको 1 लाख रुपए ड्रॉ कर लिए, 5 दिन में खत्म हो गया। यस सर, तो फिर 6वें दिन फिर कर सकते हैं, फिर 5 दिन में खत्म, फिर से 11वें दिन फिर कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करिए, उसको एनहांस कर लीजिए अमाउंट, इंप्रेस अमाउंट, सैंक्शन अमाउंट। हाँ, अब आपका 1 लाख था सर, हमारा मैं मंथली 4-5 बार इसको रिकूप कर रहा हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे, इसको 5 लाख कर दीजिए। ओके सर, ओके सर, तो इसको एनहांस कर सकते हैं, इसको एनहांस कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर वर्क चार्ज पोस्ट के बारे में बता दीजिए सर। ट्रैक वर्क चार्ज पोस्ट, हाँ बोलिए, ट्रैक वर्क बोलिए। वर्क चार्ज पोस्ट के बारे में बता दीजिए सर। ये क्रिएट कौन किस ग्रेड के अफसर कर सकते हैं? जेजी ग्रेड या एसजी ग्रेड? एसजी तो एक्चुअली जो सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके जो एसएजी ऑफिसर्स होते हैं, एसएजी एंड अबव पीएचओडी, ये बोर्ड ने सैंक्शन करता है इनको, इस पोस्ट को, उनके लिए स्पेशल कोड होता है। कभी-कभी वर्क चार्ज भी होता है, कभी रेयरली। बाकी के आपको जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड पूरे वर्क चार्ज होते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इसको नहीं करना है। इवन एचओडी पोस्ट आल्सो कैन बी चार्ज टू वर्क एस्टिमेट्स। हाँ, वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट हो सकता है, सिलेक्शन ग्रेड एसएजी भी हो सकता है सर। अगेंस्ट द एस्टिमेट सर, अगेंस्ट द एस्टिमेट, यस सर, यस एस्टिमेट होता है, लेकिन बोर्ड सैंक्शन करता है, एसएजी नहीं। यस सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है नागेश, ओके sir, please spare PPT sir. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నేను 5 minutes లో మీకు పంపిస్తాను.
Okay, Chaleda? I'll share in the WhatsApp groups. Okay. No more questions, I think. That was somebody is trying to ask some questions. Uttam Kumar. No, sir. No, sir. It is right. They're making Okay. only noise. Right. Okay. That was a informative session on the topic. On behalf of the Academy, I thank the speaker of the day, Sri Mohammad Abduluddin, faculty reform, for sharing knowledge and experience on the day's subject on this platform. Thank you, sir. Thank you. All. Thank you, sir. Remind tomorrow's topic will be on internal check of returns, establishment and expenditure claims. The speaker will be Sri K. Damodar Prasad. The login timings will be at 11 o'clock. The session will start from 11:30 to 13 hours. Thank you. నాగేష్ ఒకసారి క్లాస్ మాట్లాడు కొంచెం ఆయేగా. Okay, sir. Right. Okay. Right, sir. Thank you.